हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमने देखा होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन होती है जिसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता है? क्योंकि जैसे ही हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के इक्वल। और हमें पता होता है कि स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव। किसी भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो नॉन नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन इस केस में तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? अपना जो रियल नंबर सिस्टम था उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ा और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ना पड़ा। ठीक है, आज तक तो हम जैसे नेचुरल नंबर पढ़ते थे पहले, फिर उसके बाद होल नंबर्स आए, उसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़े, फिर रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इस तरह से अभी तक जो हम थे वो रियल नंबर्स तक ही पहुँचे थे। लेकिन जैसे ही ये इक्वेशन आ गई तो हमें अपने रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करना पड़ा और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने पड़े। जैसे एक जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट के 3 केसेस बनते हैं। b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0 के होता है। तो जो लेस देन वाला केस होता है वो हमारे रियल नंबर सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया? एक आयोटा जो था वो सिंबल हमने दे दिया स्क्वायर रूट -1 को। ठीक है, ये जो आयोटा आया स्क्वायर रूट -1, इसी को लेके हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन जो है वो डिफाइन कर दी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाती है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिनोट कर दिया z से, यहाँ पे डिनोट किया है, और इसको क्या लिख दिया? z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y। इस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, जहाँ पे x और y जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेते हैं हम? जो x हमारा लेते हैं हम वो रियल पार्ट ऑफ z होता है और जो y होता है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। इसमें आयोटा नहीं लेना है इमेजिनरी पार्ट में, राइट? तो आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो इक्वल कब हो सकते हैं? इक्वालिटी के लिए हम क्या करते हैं? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, एक z1 ले लेते हैं और एक z2 ले लेते हैं। z1 की ले ली मैंने वैल्यू a प्लस आयोटा b और z2 की ले ली c प्लस आयोटा d। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब हो सकते हैं? जब a जो है वो c के इक्वल हो जाए और b जो है वो d के इक्वल हो जाए, तब हम क्या बोल सकते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं हमारे वो इक्वल हो गए, राइट? इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की इंटीग्रल पावर्स के। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? आयोटा स्क्वायर को एक बार फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? 1।
आयोटा क्यूब को एक बार फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गई वैल्यू 1। जैसे ही हम आगे पावर्स लेते हैं आयोटा की पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से, तो ये वैल्यूज़ रिपीट होती जाती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा 4 की वैल्यू ही याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आयोटा की पावर 5 करेंगे तो आयोटा से मल्टीप्लाई होके वो फिर से आयोटा की वैल्यू देगा, फिर उसके बाद आयोटा की 6 ये आ जाएगा। इसी तरह से ये कंटिन्यू होता जाएगा। और एक और वैल्यू याद रख लेते हैं, 1 आयोटा की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। ठीक है, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट है, टू फाइंड आयोटा की एनी पावर एक्सप्रेस इट एज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, आयोटा की कितनी भी बड़ी पावर दी होगी, अगर हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीपल ऑफ 4 में एक्सप्रेस कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो ईजी रहेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया है, आयोटा की पावर 2021 की वैल्यू फाइंड कर ली आसानी से। कैसे, उसको हमने आयोटा की पावर 4 में एक्सप्रेस किया, और जैसे ही आयोटा की पावर 4 में एक्सप्रेस किया तो उसकी वैल्यू 1 बन गई, तो हमारा आंसर क्या आ गया, आयोटा। इसी तरह से आयोटा की पावर -2021 भी हम फाइंड आउट कर सकते। आयोटा की पावर -2021 की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम 1 में करेंगे और उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने आयोटा की पावर 2021 सॉल्व किया। इसको एक्सप्रेस कर लीजिए आयोटा की पावर 4 में, उसी तरह से फिर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी हाईएस्ट पावर जो है वो आयोटा की निकाल सकते हैं इजीली। इसके बाद नेक्स्ट, सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा। अगर हम आयोटा की कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स लें, जैसे आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, इसी की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी हम कंसेक्यूटिव पावर्स लेंगे अगर उनका सम कर देंगे तो वो 0 के इक्वल आता है हमेशा ही, और अगर उनका प्रोडक्ट कर देंगे तो वो -1 के इक्वल आएगा। राइट, इसके बाद हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे नॉर्मली XY प्लेन होता है, यहाँ पे ये जो प्लेन है इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं या फिर आर्गन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो असाइन होता है हर एक पॉइंट को। जैसे XY एक्सिस जो होती थी हमारी, नॉर्मल प्लेन जो होता था, उसमें अगर यहाँ पे पॉइंट ले लिया P मैंने, तो अगर यहाँ पे वैल्यू है इसकी 2, 3, राइट, तो ये पॉइंट है और एक नॉर्मल प्लेन है। ठीक है, इसी तरह से सेम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी, लेकिन जो ये पॉइंट है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने लिखा होता है। जैसे सेम ही अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, z = 2 + आयोटा 3, राइट। और यहाँ पे जो x एक्सिस होती है वो रियल एक्सिस होती है, और y एक्सिस जो होती है वो इमेजिनरी एक्सिस होती है। सेम केस यहाँ पे मैंने बना के बताया है। जैसे यहाँ पे पॉइंट B ले लिया है, यहाँ पे C और यहाँ पे पॉइंट A। अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, -4 + 1 आयोटा मीन्स आयोटा लिख दो। ठीक है, अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, 2 + 0 आयोटा, राइट। और इसको लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, 0 + 2 आयोटा। ठीक है, आई होप आपको ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b, जहाँ पे
ए और बी जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो इसमें क्या केसेस बनते हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। क्या होता है, इफ़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर z का इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो हो जाए तो हम z को क्या बोल सकते हैं, प्योरली रियल। एग्जाम्पल है z1 इज इक्वल्स टू 5 और z2 इज इक्वल्स टू -9। इसमें क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो है, तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोल सकते हैं, प्योरली रियल। इसके बाद अगर रियल पार्ट ऑफ z ज़ीरो हो जाए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोल सकते हैं कि वो प्योरली इमेजिनरी है। एग्जाम्पल्स हैं z3 इज इक्वल्स टू 2 आयोटा, z4 इज इक्वल्स टू -8 आयोटा, राइट। इसके बाद अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही ज़ीरो हो जाएं, मतलब z इज इक्वल्स टू 0 + 0 आयोटा, तो z को हम क्या बोल सकते हैं, वो प्योरली रियल भी है एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी है, राइट। एग्जाम्पल आ गया ये हमारा। इसके बाद अगर रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो हैं वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हैं, तो क्या होगा, z क्या कहलाएगा, इमेजिनरी, ठीक है। जो नॉर्मल केसेस होते हैं जैसे z इज इक्वल्स टू a + आयोटा b, वो हमारा इमेजिनरी ही कहलाता है। z6 आ गया 2 + 3 आयोटा और z7 आ गया 8 - 9 आयोटा। तो ये केसेस हैं कि अगर इमेजिनरी पार्ट ऐसा हो, रियल पार्ट ऐसा हो, तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने पे क्या होता है। z1 और z2 यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए हैं। z1 की वैल्यू है a1 + b1 आयोटा और z2 की वैल्यू है a2 + b2 आयोटा। तो अगर हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा। a1 और a2 आपस में ऐड हो जाएंगे और b1 और b2 आपस में ऐड हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में भी ऐसे ही होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ऐसे ही और डिवीजन के केस में भी ऐसे ही। डिवीजन में हम जो है वो a2 - b2 आयोटा के साथ ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही हमें मिलेगा। चाहे एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करने के बाद पूरा सॉल्व हमें, तो हम क्या देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें एंड में रिजल्ट मिलता है। इसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें कॉम्प्लेक्स नंबर की किसी स्केलर के साथ तो क्या होगा, अगर z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो वो a1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और b1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे अगर हमारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता z इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा, तो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2z इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाता 6 + 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाता 8 आयोटा, ये आ जाता हमारा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया है z इज इक्वल्स टू a + आयोटा b, तो उसका कॉन्जुगेट हम कैसे डिफाइन करेंगे, या तो हम उसके ऊपर बार लगा देंगे या डैश लगा देंगे या ऊपर c लिख देंगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार इज इक्वल्स टू a - आयोटा b, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा a - आयोटा b। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है z1 इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा है, तो z1 बार क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। z2 अगर है -2 - 99 आयोटा, तो z2 बार क्या हो जाएगा -2 + 99 आयोटा। z3 अगर आयोटा है तो z3 बार क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। z4 अगर 2 है तो z4 बार क्या रहेगा
2 ही रहेगा। Z5 अगर 0 + 0 आयोटा है मतलब 0 है, तो Z5 बार क्या हो जाएगा, 0 - 0 आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स करने से हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि अगर Z इज इक्वल्स टू Z बार आता है तो जो हमारा Z होगा वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, और अगर Z जो है वो -Z बार के इक्वल आता है तो हमारा जो Z होगा वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसको आप एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट भी कर सकते हैं जो मैंने एग्जाम्पल्स ऊपर बताए। आई होप आपको ये कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है Z1 ± Z2 इस पूरे का बार कर ले या फिर अलग अलग इन दोनों का बार करके प्लस माइनस करें तो वो रिज़ल्ट सेम रहता है। मतलब अगर Z1 ± Z2 कर लें पहले, फिर पूरे का बार लें, फिर पूरे का कॉन्जुगेट लें, या फिर पहले Z1 का कॉन्जुगेट ले लो, फिर Z2 का कॉन्जुगेट ले लो, फिर आपस में प्लस माइनस करो तो वो रिज़ल्ट जो है वो सेम ही रहेगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में भी होता है। मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लो या पहले कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करो, सेम रिज़ल्ट आएगा। डिवीज़न के केस में भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे Z2 है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है रियल पार्ट ऑफ Z जो होता है वो Z + Z बार अपॉन 2 होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, Z + Z बार अपॉन 2 आयोटा। इसमें माइनर सा ही फ़र्क है, अगर इमेजिनरी होगा तो आयोटा लग जाएगा और अगर रियल होगा तो आयोटा नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी Z बार का एक बार फिर से बाहर ले लो तो Z के इक्वल ही आएगा वो। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है वो है कि अगर Z की कोई भी पावर करो और उसका बार ले लो या फिर Z का बार लेके उसकी पावर कर दो तो वो भी रिज़ल्ट सेम ही आता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस करेंगे, उसका आर्ग्यूमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।